हिमालय की तराई और कुमाऊं इलाके में व्यापार व्यवसाय और रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले सामान की प्राप्ति का मुख्य स्थान होने के कारण प्राचीन समय में चौपला के नाम से विख्यात शहर ही आज का मुरादाबाद है। ये कोई सन 1600 के आसपास की बात होगी। कहते हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने बेटे मुराद के नाम पर इस शहर का नाम मुरादाबाद रख दिया था। इसे नाम बदलने की सियासत की शुरुआत कही जा सकती है। इसके बाद सन 1624 में संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद शहर पर कब्जा कर लिया था और इस जगह पर एक किले का निर्माण करवाया था। बाद में यही मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध हो गया। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया के देशों में भी यहाँ के पीतल हस्तशिल्प का निर्यात किया जाता है। अमरोहा, गजरौला और तिगरी आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हैं। रामगंगा और गंगा की दो प्रमुख नदियाँ हैं। 2018 में मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया था। इसके बाद यहाँ विकास के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू होता हुआ दिखाई भी पड़ा था, लेकिन कोरोना काल में तमाम तरह के कामकाज बंद हो जाने के कारण सारे विकास के काम भी रोक दिए गए थे। अब जनता फिर से शहर में विकास होता हुआ देखना चाहती है और इस मुद्दे पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। मुरादाबाद में बहुत अधिक विकास हुआ है जी। मुरादाबाद में आरओबी का निर्माण हुए हैं, एफओबी के निर्माण हुए हैं, सड़कों के निर्माण बहुत बड़े स्केल पे हुए हैं। यदि कहा जाए तो मेरे ही द्वारा लगभग 1000 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा किया गया है। हम तो सड़क की वजह से बहुत परेशान है सर। इस सड़क को ठीक करवाने वोट नहीं देंगे एक भी। हमारी पुलियां डूबी पड़ी, नाली टूटी पड़ी है सब, और परेशान हो रहे। बहुत बच्चे सब गिर जाते हैं। उस दिन गेहूं लेके जा रहे, गेहूं सारे बिखर गए हमारे। इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, हमने मैनिफेस्टो जारी किया था। इनके संकल्प पत्र में जितने इन्होंने वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये देंगे, हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, महंगाई को कम करेंगे, नौजवानों को इतने रोजगार देंगे, कोई भी इनके संकल्प को इन्होंने पूरा नहीं किया। जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से जीएसटी लगा है और जब से मेटल के रेट अंधाधुंध बढ़ गए हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में वियतनाम जैसे मुल्कों से, कंबोडिया जैसे मुल्कों से, नेपाल जैसे मुल्कों से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो 16-17 हज़ार करोड़ का होता था वो आज 8,000 करोड़ पे आ गया है, जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनता नहीं है, कोई कहने को तैयारी नहीं है। तो बोलो जी क्या करते हैं हम। सरकार का पैसा होता है, सरकार विकास कराती है, लेकिन विकास धरातल पर होना चाहिए। विकास का पैसा जेब में नहीं जाना चाहिए। जो नेता विकास का पैसा जेब में ले जाते हैं वो दोबारा कुछ नहीं बन पाते। गवर्नमेंट तो विकास तो कुछ कर ही नहीं रही है। हम आम जनता के लिए क्या करा, हमें एक बार बता दें योगी ने क्या करा। उनसे पूछो एक जनता हम जो आम के फेवर में करा, वो आम जनता के। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साक्षरता के क्षेत्र में मुरादाबाद मंडल में बिजनौर जनपद ने अपना डंका बजाया है। मंडल के अन्य जिलों में साक्षरता की दर अपेक्षाकृत कम है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर यहाँ शिक्षण संस्थाओं, अभिभावकों और प्रशासन के बीच अघोषित युद्ध लगातार जारी रहता है। कोरोना की दोहरी मार के बीच स्कूलों में फीस, किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य मदों के नाम पर करीब 6 अरब का बाजार तैयार है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन ने फीस और पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं करने की बात कही है। बावजूद कुछ स्कूलों ने पाठ्यक्रमों में बदलाव कर दिया है। अभिभावकों की ओर से शिकायत मिलने के बाद अब स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे इतर है। एक ओर से अभिभावकों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया गया है, तो स्कूलों ने
उनकी जेब ढीली करवाने का दूसरा रास्ता निकाल लिया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावे तो किए जाते हैं। दूसरी तरफ मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक में रतनपुर कला गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महीनों से बंद पड़ा था। कोरोना संक्रमण से लड़ना तो दूर, मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा था। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए 15 से 18 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा था। 2 साल तक कोरोना में स्कूल बंद रहे थे, जिसमें बच्चों का और भविष्य बहुत खराब हो गया है। काफ़ी हद तक उन लोगों को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली उनको जो है बेसिक कॉलेजों में काफ़ी हेल्प दे रही है। वहाँ से आए हुए बच्चे काफ़ी हद तक जो है अपनी मतलब पढ़ाई को जो है इम्प्रूव कर चुके हैं। और हम लोग जब कॉलेज में वो आते हैं तो जिस कंडीशन में पहले आते थे उससे अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि जो गार्जियंस हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है मतलब इस चीज़ के लिए जागरूक हो चुके हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में 2 तरह की शिक्षा है। एक तो बहुत महंगी शिक्षा हो गई है, वो जो सरकारी शिक्षा है, जैसे प्राइमरी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, एक तरफ CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं। तो हमारी सोच ये बन गई है, जहाँ जबकि उन विद्यालयों में पढ़े लिखे योग्य शिक्षक होते हैं, लेकिन हमारी सोच CBSE बोर्ड की तरफ को बढ़ती जा रही है, जो महंगे स्कूल है उधर को बढ़ती जा रही है। जबकि जो भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की परिषदीय विद्यालय है, उनमें पढ़े लिखे शिक्षक हैं, ग्रेजुएट यानी कि वेल क्वालिफाइड अध्यापक होते हैं, लेकिन हम उनमें अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करते। कोरोना के चक्कर में, कोरोना के कारण ये विद्यालय भी नहीं खुल पाए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो ढंग से चल पाए हैं, ना ही इंटर कॉलेज ढंग से चल पाए हैं, ना ही आपके महाविद्यालय ढंग से चल पाए हैं। तो इसलिए भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति वो भी पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हो पाई। अभी पुराना ही पाठ्यक्रम चल रहा है। वो अस्पताल PSC जो है कैसा रोड पर है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे लोग, वो सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही उस PSC अस्पताल के ऊपर। बस ऐसे ही है, बस चल रहा है जैसे भी चल रहा है। हालांकि मैंने बहुत सारे स्कूलों का भ्रमण किया है और मैंने देखा भी है वहाँ पर के हमारे यहाँ की, जब से कि आने वाले कुछ समय में, पहले इससे पहले तो कभी बहुत ख़राब थी स्थिति, मगर अब जाके कुछ ठीक हो गई है और बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से। मुरादाबाद का पीतल शिल्प कला उद्योग कोरोना की चपेट में आने से नहीं बच पाया। परिणाम ये हुआ कि हजारों लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। ऐसा लगता है कि इस उद्योग को अभी ऑक्सीजन मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए मुरादाबाद में स्वरोजगार सृजन के प्रयास किए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मुरादाबाद मंडल के बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा स्वरोजगार सृजन किए गए हैं। अमरोहा दूसरे नंबर पर तो मुरादाबाद शहर तीसरे नंबर पर रहा। मुरादाबाद में करीब 6,600 लोगों को इस योजना के तहत रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में मुरादाबाद सबसे आगे रहा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर संभल और रामपुर का नाम है, लेकिन सरकारी आंकड़ों से लोगों की राय जुदा है। कौशल विकास के माध्यम से 8वीं क्लास पास भी है, 18 साल पार है या 17 साल पार है, तो कौशल विकास के माध्यम से उसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर, सभी प्रकार के कौशल विकास के कोर्स किए जा रहे हैं। अपना सिलेंडर हाउस बंद करा दिया उन्होंने, उनसे बढ़िया तो सरकारी नहीं चला कोई, हम सब बेरोजगार होगा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ उद्योग लगने चाहिए, ताकि हमारे लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। ये तो देखिए, जब हमें रोटी पेट भर के मिलेगी जब भी तो हम अच्छा कहेंगे। जब हमें रोटी ही पेट भर के नहीं मिल रही तो कैसे हम अच्छा कहेंगे। हमारे कारोबार छीन लिए, सारे हमारे कर्मचारियों को जो आउटसोर्सिंग पे रख दिया, कोई पक्की वैकेंसी नहीं है। संस्थान में ऐसा हमारी वैकेंसी बंद कर दी है। कितने टाइम से योगी सरकार रही है, योगी सरकार ने कोई भी वैकेंसी किसी भी तरीके से रोजगार नहीं निकाला और कोई भी परीक्षाएं नहीं करा पाई है। जैसे कि अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो सब कुछ लीक हो गया। हमारा मजदूर पलायन करके नेपाल जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, सऊदी अरबिया जा रहा है, अदर्स कंट्री में जा रहा है। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। सरकार की जो पॉलिसी है, आज जब उसको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, उसको वाजिब दाम नहीं मिलेंगे, उसकी कला की उसकी कीमत नहीं मिलेगी,
तो मजबूरन उसे देश से पलायन करके जाना पड़ेगा। और जिस देश से कारीगर पलायन करेगा, मजदूर पलायन करेगा, मैं समझता हूँ वो देश घाटे की तरफ जाएगा, वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से 2 या 3 एडवांटेज ये हैं। एक तो उस आदमी को काम मिलता है, फिर वो अपने संग जो 4-6 और लगाता है वो और रोज़गार पैदा करता है। वो सबसे अच्छा है कि अगर छोटे रोज़गारों को बढ़ावा मिलेगा तो आदमी अपने पैर पे खड़ा होगा, बेरोजगारी कम होगी और अपने संग 6 जनों को और जोड़ेगा। गंगा और रामगंगा नदियों के कारण मुरादाबाद मंडल उपजाऊ जमीन के लिए भी जाना जाता है। इस इलाके में गन्ने की खेती खूब की जाती है। आसपास कई शुगर मिल भी हैं। मुख्य सड़क मार्ग और मुख्य रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण ये शहर कृषि व्यवसाय का मुख्य केंद्र भी है। पारंपरिक खेती से हटकर उन्नत तकनीक से खेती करने वाले जिले के 32 किसानों को सम्मानित भी किया गया है। मुरादाबाद का पागबाड़ा इलाका तो कमल की खेती के लिए प्रसिद्ध भी होने लगा है। पहले केवल एक ही किसान ने रिस्क लेकर कमल की खेती शुरू की थी। जब उसे लाभ होने लगा तो धीरे धीरे बाकी किसानों ने भी इसे अपना लिया। लेकिन यहाँ के कई इलाकों में किसानों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराता रहता है। 2021 के अंत में रामनगर कोसी बराज से पानी छोड़े जाने पर दर्जनों गांव प्रभावित हुए और खेतों में पानी भर जाने से किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इंसान और मवेशी दोनों ही इस आपदा से जूझते नजर आए। लोगों की शिकायत है कि ना तो सरकारी मदद मिलती है और ना ही किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल पा रहा है। बारिश हुई बेमौसम, उसमें किसान की सारी फसल मारी गई। किसी को फसल का मुआवजा नहीं मिला, किसी को जो कृषि बिल था उस पर कोई सहयोग नहीं है। ये क्या थी? ये फंडिंग थी, पूरी विदेशों से फंडिंग हो रही थी। जो टिकैत था वो पूरे विदेशों से फंडिंग लेके इस आंदोलन को चला रहा था। ये क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि जो आने वाला हमारा इलेक्शन है इसे कहीं ना कहीं हम नीचे करा जाए इसको ना। तो जो वो कर नहीं पाया, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। वो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही उस चीज़ को देख चुके थे कि इनका उद्देश्य किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों के लिए गड़बड़ी करने के लिए थे। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में बारिश के दौरान आवाजाही एकदम बंद होने के हालात बन जाते हैं। जल भराव और गंदगी की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। वहीं सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति किए जाने से जैन मंदिर मार्ग और कंजरी सराय के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोगों का कहना है कि सड़कों को लेकर प्रशासन एकदम गंभीर नहीं है। प्रशासन की लापरवाही का एक नज़ारा 4 जनवरी 2022 के दिन यहाँ देखने को मिला। मुरादाबाद की जनता को एयर कंडीशन्ड इलेक्ट्रिकल बसों की सौगात से नवाजा गया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, पर यह खुशी कुछ ही देर ही टिक पाई, क्योंकि बस सप्लाई करने वाली कंपनी ने वर्चुअल लोकार्पण तो करा दिया। फिर जब बसों को आरटीओ दफ्तर ले जाने की बारी आई तो पता चला कि बसों के टीआरसी नंबर ही गलत हैं। जो बसें मुरादाबाद भेजी गई थी वो गाजियाबाद और बरेली की थी। काम एक बार फिर अटक गया। बात करें पीने के पानी की सप्लाई की तो 10.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले यहाँ के नगर निगम के सभी 70 वार्डों में पुरानी और जर्जर पाइपलाइन के कारण लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। बिजली सप्लाई तो और भी लचर हालत में हो रही है। बारिश होते ही सिविल लाइंस और मझोला थाना इलाके में बिजली का गुल हो जाना आम बात है। आशियाना फीडर से जुड़े उपभोक्ता इस समस्या से काफ़ी परेशान हैं। जैसे अब चल रहा है माहौल वैसे ही आगे को भी चले माहौल। हाँ। और जो योगी सरकार कर रहे हैं वो काम आगे को भी करा, और क्या गरीब भी अमीर भी सब रोटी खा रहे हैं उनके जरिए, बढ़िया कर रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ और साफ सुथरा बनाने के लिए समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोग, सभी वर्ग के लोग आने चाहिए उसमें। यहाँ पे एक पार्क बनाना जा रहा हूँ जल्दी से, बहुत जल्दी। मैंने प्रस्ताव डीएम साहब को दे दिया है मैंने। और एक टंकी बनाने जा रहा हूँ, वो टंकी के लिए प्रस्ताव दे दिया नगर निगम के लिए मैंने। यहाँ पे बनेगी गांव के पास में ही बड़ी टंकी। यहाँ की एक टंकी फेल हो चुकी है यहाँ पे,
हाँ, उसके लिए भी मैंने प्रस्ताव भेज दिया है। और एक कन्या इंटर कॉलेज है, उसके लिए भी हमने डीएम साहब को दिया है प्रस्ताव। 2002 से ड्राइवरी कर रहा हूँ, अभी तक लो मकान नहीं बनाया है। ऐसी कच्चा घर है, बिल्कुल छोटा सा घर है। बहुत छोटा घर है। गांव में इतना छोटा घर किसी का शायद ही होगा। कोई सुनता ही नहीं, प्रधान भी नहीं सुनता। जो भी पार्टी आती है अपना ही मतलब विचारधारा रखती है, सोचती है, समझती है, और जो सुविधाएं मिलती हैं वो ठीक है, मिलती है। गरीबों को तो मिलती नहीं, बल्कि देखा जाए तो ज़्यादातर जो सुविधाएं मिलती है वो पैसे वाले ले लेते हैं। गरीबों के पास तो कोई सुविधा पहुंचती नहीं है। गरीब तो वहीं है का वहीं है, मजदूर वहीं का वहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो। उसकी तो और कमर खींची जा रही है, दवाई जा रही है, कोई सुविधा गरीब को नहीं मिल रही है। दूसरा यानी कि जगह जगह यानी कि पानी की जो टंकी लगाई है, किसी में पानी आता, किसी में नहीं भी आता है। मुरादाबाद में 52% आबादी हिंदुओं की है तो 47% आबादी मुस्लिम है। ये यूपी का एकमात्र जिला है जहां हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। लिहाजा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच ही तमाम समीकरण तैयार होते रहते हैं। मुस्लिम शिल्प कला में जितने पारंगत हैं, उतने ही माहिर पाक कला में भी हैं। पीतल उद्योग के साथ साथ यहाँ की बिरयानी भी काफ़ी फेमस है। राजनीतिक दल यहाँ जातीय समीकरण साधने के लिए हर तरह के दांव आजमाते हैं। इसी वजह से कभी दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं तो कभी हिंदुओं के पलायन की खबरें सुर्खियां बटोरने लगती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिन राजनीतिक दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है, उन राजनीतिक दलों की दाल यहाँ गलती दिखाई नहीं देती। यहाँ सभी आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं और लोग इस परंपरा को बनाए रखना भी चाहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया। हिंदुस्तान में इस्लाम उनके करैक्टर से फैला, उनके चरित्र से फैला, उनकी मोहब्बत से फैला, उनके अमल से फैला, भक्ति संगीत से फैला, कव्वाली से फैला। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गांधी परिवार से बिलोंग करती है, और ये कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए हक में बहुत ज़्यादा आगे आई है, और हिंदुओं के लिए भी आगे आई है, सिखों के लिए भी आगे आई है, सारे लोगों के लिए आगे आई है। मुसलमान हमारा जो हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था और हमेशा से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया करता था। सन 1989 से कुछ लोगों ने साजिशन मुसलमान को, मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस पार्टी से अलग करने की कोशिश की और वो कहीं हद तक कामयाब भी हुए। और मैंने जो ये स्लोगन लिखा है, कुछ लोगों को मैं जगा दूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो, इसीलिए लिखा है कि हम उन्हें जगाने का और सियासी शऊर लाने का की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा बुरे की पहचान हो सके, ताकि वो क्षेत्रीय पार्टियों के बहकावे में ना आकर के और अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को पहचानें। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की टीम ने मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों समेत मंडल की सभी 27 विधानसभा इलाकों में सर्वे किया और वहां के लोगों से ज्वलंत मुद्दों को खंगाला। आईपा की टीम ने व्यक्तिगत साक्षात्कार और जन चौपालों के माध्यम से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की अलख भी जगाई। लोगों की राय लेने के साथ साथ हमने जनता के नुमाइंदों को भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए प्रोत्साहित किया। आइए जानते हैं कि राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने क्या कहा और क्या दावे किए। और रही बात मॉडल की बात जो आप कर रहे हैं, मॉडल पूरे प्रदेश में एक समान लेकर के भाजपा चल रही है और वो मॉडल सिर्फ एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा, अंत्योदय, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की बात पहुंचना, विकास पहुंचना, उस पर किसी तरीके की, चाहे वो कोई सी भी उसको अन्न की योजना हो, आवास की योजना हो, पेंशन की योजना हो। विकासशील सरकार होनी चाहिए। कोई भी ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए कि जो बस एक पक्ष के बारे में सोचे। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। ये बताओ क्या किसी ने आज तक गैस सिलेंडर बांटे? क्या उसमें भेदभाव हुआ? शौचालय बने तो भेदभाव हुआ? मकान को हर को छत दे रही है, मेरे ठाकुरदारे में ही है। करीब 2000 मुस्लिम मौके घर बन रहे हैं तो क्या ये भेदभाव है? राशन बट रहा है तो क्या भेदभाव है? सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन फ्री भी दिए, वो भी गरीब को दिए, क्या भेदभाव है? सामूहिक विवाह हो रहे हैं तो क्या ये भेदभाव है? निकाह भी होते हैं, पंडित जी फेरे भी फेरते हैं, दोनों काम चल रहे हैं।
ये बताओ, एक योजना नहीं गिनवाऊंगा तो सैकड़ों योजना ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा है सबको एक नज़र से देखते हो किया है। ई प्रदूषण भी बंद कराऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए शासन प्रशासन से लगातार छापे पड़वा कर इन लोगों को पकड़ना ना पड़े और इस पर कड़े नियम लागू ना हो और इन लोगों को जेल भिजवाऊंगा, क्योंकि ई प्रदूषण के कारण आदमी के हार्ट पे फर्क पड़ता है, आदमी के गले में फ़र्क पड़ता है, आदमी के सांस लेने में फ़र्क पड़ता है। पूरा प्रदूषण से आदमी का लाइफ कम हो जाती है। मुरादाबाद शहर के बीच से गुजरता 667 मीटर लंबा लोकोशेड पुल विकास की गवाही तो देता है, लेकिन काम अभी बहुत से ऐसे हैं जिनका पूरा होना बाकी है। मुरादाबाद से टिहरी तक 6 लेन वाला हाईवे प्रस्तावित है। अभी जमीन अधिग्रहण की कवायद ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीनें ली जा रही हैं। दिल्ली बरेली हाईवे को और चौड़ा किए जाने का काम बाकी है। इसके साथ ही बिजनौर से दिल्ली और उत्तराखंड मार्ग का भी चौड़ीकरण होना है। गंगा नदी पर तो पुल बन चुका है, लेकिन रामगंगा नदी बारिश के मौसम में पूरे इलाके में जो कहर बरपाती है, उसका उपाय ढूंढा जाना अभी बाकी है। हवाई अड्डा बन गया है, लेकिन उड़ानें कब शुरू होंगी पता नहीं। कुल मिलाकर विकास जितना हुआ है उससे ज़्यादा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।